गुड इवनिंग। पिछले क्लास में हमने लेसन सिक्स पुस्तक क्लियर किया था। ठीक है, आज हम लोग का नया लेसन है जीवों में विविधता। आशा करते हैं सभी कोई लेसन 6 पुस्तक के क्वेश्चन आंसर्स बना चुके होंगे और जितने क्वेश्चन आंसर्स है कोशिश कीजिए कि जो इंटरनल क्वेश्चन भी दिए हुए हैं उनको भी बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, आज हम लोग का नया लेसन स्टार्ट होता है जीवों में विविधता। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी यह गौर किया है कि हमारे चारों तरफ किसी न किसी प्रकार के जीव समूह पाए जाते हैं। सभी जीवधारी एक दूसरे से किसी न किसी रूप से भिन्न होते हैं। आप स्वयं को और अपने एक मित्र को ही लीजिए। यहाँ पे बोला गया है कि सभी जीव एक दूसरे से किसी न किसी रूप से भिन्न ही कहलाते हैं, एक समान वो नहीं कहलाते हैं। क्या दोनों की लंबाई एक जैसी है? मतलब हम मेरे बारे में और मेरे एक मित्र के बारे में, मतलब आपके बारे में और आपके एक मित्र के बारे में आपको एक सोचने के लिए बोला गया और बोला गया है कि उसमें ये अंतर बताने के लिए क्या आपके दोनों की लंबाई एक जैसी पाई जाती है या नहीं? क्या आपकी नाक बिल्कुल आपके मित्र के नाक जैसे दिखती है? मतलब वो बोल रहा है क्या आपकी एवं आपके मित्र की हथेली की आकार समान है कि नहीं? यदि हम अपने एवं अपने मित्र की तुलना किसी बंदर से करें तो हम क्या पाएंगे? मतलब आपके और आपके मित्र की तुलना अब एक बंदर के तौर पर क्या मतलब बंदर से किया जाए तो क्या पाएंगे? निश्चित रूप से हम पाते हैं कि हमें और हमारे मित्र के बीच बंदर की अपेक्षा अधिक समानता है। हमारे और हमारे मित्र के बीच बंदर की अपेक्षा अधिक समानता पाई जाती है। बंदर की अपेक्षा हमारे मित्र के में अधिक समानता पाई जाती है। लेकिन जब हम अपनी तुलना गाय और बंदर दोनों से करते हैं, मतलब हम अपनी तुलना गाय और बंदर से दोनों से करते हैं तब हम पाते हैं कि गाय की तुलना में बंदर और हमें अधिक समानताएं हैं। गाय में बंदर और हमें अधिक समानताएं पाई जाती है। गाय की तुलना में बंदर और हमें अधिक समानता पाई जाती है। यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है हमें देसी 7.1 क्रियाकलाप। हमने देसी एवं जर्सी गाय के बारे में सुना है। क्या आप देसी जर्सी गाय जैसी ही दिखते हैं? क्या सभी देसी गाय की जैसी दिखती है? क्या सभी देसी गाय एक जैसी दिखती है? नहीं। क्या हम देसी गाय के झुंड में जर्सी गाय की पहचान कर सकते हैं? पहचानने का हमारा आधार क्या होना चाहिए? ठीक, बोल दिया गया है कि जर्सी गाय और देसी गाय के बीच में अंतर स्पष्ट करने के लिए और उसका आधार क्या है हम उसे अंतर दिखाने के लिए इस क्रियाकलाप में हम देखेंगे लोगों को तय करना है कि कौन सी विशिष्ट लक्षण वांछित रूप से जीवों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब जो जीव होते हैं जो महत्वपूर्ण तौर पर जो कहलाते हैं वो उनका कौन सा वांछित लक्षण होता है कि उनके तौर पर हमने वो मतलब देसी गाय कहेंगे या जर्सी गाय कहेंगे। इसके पश्चात यह भी तय करेंगे कि किन लक्षणों को छोड़ा जा सकता है। अब पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के विभिन्न समूहों के विषय में सोचिए। अब पृथ्वी पर रहने वाले जो विभिन्न समूहों के जो जीव है उनके बारे में सोचने के लिए कहा गया है। एक और जहां सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखे जाने वाले बैक्टीरिया जिनका आकार कुछ माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो पाते हैं वहां दूसरी ओर 30 मीटर लंबे नीले व्हेल या कैलिफोर्निया के 100 मीटर लंबे रेवुड पेड़ भी पाए जाते हैं। कुछ चीड़ के वृक्ष हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं। दूसरी ओर कुछ कीट जैसे ही जिनका जीवकाल कुछ ही दिनों के होते हैं, जैसे मच्छर। ठीक, यहाँ पे बोला गया है कि बहुत सारे जीवों में अंतर पाया जाता है। कुछ जीव कुछ दिनों के लिए जीवित रहते हैं, कुछ जीव बहुत सारे सालों के लिए, कुछ पेड़ में क्या होता है कि बहुत सी अनगिनत सालों जीवन काल में बहुत सारे उनके साल होते हैं, उनके बहुत सारे सालों में जीवन काल होते हैं। और कुछ क्या होते हैं कि 30 मीटर लंबे नीले बेल के आकार के रूप में होते हैं। और कुछ होते हैं कि कुछ ही दिन के लिए वो जीवित रहते हैं, जैसे मच्छर के तौर पर। जैव विविधता रंगहीन जीवधारियों, पारदर्शी कीटों तथा विभिन्न रंगों वाले पक्षियों तथा फूलों में भी पाया जाता है। यहाँ पे बोला गया है कि जैव विविधता रंगहीन जीवधारियों, पारदर्शी कीटों तथा विभिन्न
रंगों वाले पक्षी तथा फलों में भी पाया जाता है। हमारे चारों तरफ की इस अवशिष्ट असीमित विविधता को विकसित होने में लाखों वर्ष लग गए हैं। अब यहाँ पे बोला गया हमारे जो विविधता है उन्हें बढ़ने में बहुत सारे लाखों वर्ष लग गए हैं। इन सभी जीवधारियों को जानने तथा समझने के लिए हमारे पास समय का बहुत छोटा हिस्सा है और इनके समझने और जानने के लिए हमें बहुत कम हिस्सा हमारे पास है समय के तौर पर, उसे हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसलिए उनके समय विषय के एक एक कर विचार नहीं किया जा सकता। इसके स्थान पर हम जीवधारियों की समानता का अध्ययन करेंगे। इसके स्थान पर क्या करेंगे? जीवधारियों की समानता पर अध्ययन करेंगे और उनके एक के बारे में हम नहीं देख सकते, सबके एक के साथ के बारे में ही हमें देखना होगा। इससे हम उसको विभिन्न वर्गों में रख सकेंगे। इससे क्या होगा कि हम उन्हें विभिन्न वर्गों में भी रख सकेंगे। फिर विभिन्न वर्गों तथा समूहों का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? उन जो विभिन्न वर्गों जो व्यवस्थित किए गए उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जीवन के इन विभिन्न रूपों की विविधता का अध्ययन करने के अनुरूप समूह बनाने की क्रम में हमें यह देखना होगा कि वे कौन से विशिष्ट लक्षण हैं जो जीवधारियों में अधिक मौलिक अंतर उत्पन्न करते हैं। जो जीवधारियों में क्या करते हैं? अधिक मौलिक अंतर भी उत्पन्न करते हैं। इसी पर जीवधारियों के मुख्य विस्तृत समूहों का निर्धारण निर्भर करेंगे। इसी तौर पर क्या करेंगे? जीवधारियों के प्रमुख विस्तृत समूहों पर क्या होगा कि निर्धारण निर्भर करेंगे। इन समूहों में से छोटे समूहों का निर्णय अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर किया गया है। इन समूहों में क्या हो गया है कि छोटे समूहों का निर्णय के अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर किया गया। कम महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर उनका नियंत्रण किया गया। 7.1 यहाँ पे बोला गया वर्गीकरण के आधार क्या है। अब यहाँ पे बोला गया है कि 7.1 हम लोग का नया टॉपिक स्टार्ट होता है और इसमें बोला गया है कि वर्गीकरण के आधार क्या है। वर्गीकरण के आधार जीवन में समूहों के वर्गीकरण का प्रयास प्राचीन काल से किया जाता रहा। प्राचीन काल से उनका वर्गीकरण का प्रयास किया जाता रहा है। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने जीवों का वर्गीकरण उसके स्थल, जल और वायु में रखने के आधार पर किया गया। उनका वर्गीकरण क्या किया गया? 3 समूहों में किया गया। जल, स्थल और वायु में रखने पर आधार पर किया था। यह जीवन को देखने का बेहद सरल परंतु भ्रामक तरीका। यह क्या है? यह जीवन को देखने का बेहद सरल परंतु भ्रामक तरीका है। उदाहरण के लिए समुद्र में रहने वाले जीव जैसे प्रवाल, व्हेल और ऑक्टोपस, स्टारफिश और शार्क ये विभिन्न मायने में एक दूसरे से काफी भिन्न है। ये विभिन्न मायने में एक दूसरे से बहुत ही काफी भिन्न के तौर पर कहलाती है। इन सभी में एक मात्र समानता उनका आवास स्थल है। मतलब उनका जो रचना होती है, उनका जो कार्य होता है बहुत ही अलग अलग तौर पर कहलाती है, लेकिन उनका जो आवास स्थल होता है वो एक समान कहलाती है। अध्ययन एवं विचार के लिए इस आधार पर जीवधारियों को समूहों में विभाजित करना उचित नहीं है। समूहों में विभाजित करना उचित नहीं कहलाता। अतः अब हम तय करना आवश्यक है कि किन विशिष्ट लक्षणों के आधार पर बृहद वर्ग का निर्माण किया गया है। इन वर्गों का वर्ग का निर्माण किया गया। विशिष्ट अभिलक्षणों के आधार पर बृहद वर्ग का निर्माण किया गया है। इसके पश्चात हम अन्य लक्षणों के आधार पर किसी वर्ग को उप समूहों में विभाजित कर सकते हैं। नए लक्षणों के आधार पर समूहों के भीतर इस तरह के वर्गीकरण की प्रक्रिया जारी रह सकती है। नए लक्षणों के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाएगा उनके भीतर इस तरीके के वर्गीकरण की प्रक्रिया जारी रह सकती है।
इस संदर्भ में सबसे पहले हमें लक्षणों का अर्थ समझना पड़ेगा। इस संदर्भ में क्या होगा, सबसे पहले हमें लक्षणों का अर्थ समझना भी जरूरी है, तभी हम वर्गीकृत कर पाएंगे। जब जीव के किसी विविध समूह को वर्गीकरण किया जाता है तो सबसे पहले यह जानना आवश्यक होता है कि इस समूह के सदस्यों में क्या क्या समानताएं हैं। जब वर्गीकरण करते हैं तब उनमें यह जानना जरूरी होता है कि उनके बीच समानताएं क्या पाई जाती है, जिसका आधार पर कुछ को एक साथ रखा जा सकता है, जिसके आधार पर कुछ को एक साथ रखा जा सकता है। वास्तव में यही उनका लक्षण तथा व्यवहार होता है। वास्तव में यही उनका लक्षण तथा व्यवहार के तौर पर कहलाता है। यह कहना चाहिए कि यही उन जीवों का रूप और कार्य होता है। यही उन जीवों का रूप और कार्य के तौर पर भी कहलाता है। किसी जीव के लक्षण से उस जीव का कोई विशिष्ट रूप या विशिष्ट कार्य, मतलब किसी जीव के लक्षण से उनका कोई विशिष्ट रूप या कोई विशिष्ट कार्य के तौर पर कहलाता है। हम विचार करें कि एक पत्थर की दीवार कैसी बनती है। अब हम विचार करेंगे कि एक पत्थर की दीवार कैसे बनता है। दीवार में प्रयोग में लाए गए पत्थर विभिन्न आकार प्रकार के होते हैं। यहाँ गौर करने की बात यह है कि ऊपर की ओर लगे पत्थरों का आकार प्रकार नीचे के पत्थरों का प्रभावित नहीं करेगा। नीचे के पत्थरों पर प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन नीचे स्तर के पत्थरों के आकार से उनके ऊपर वाले पत्थरों का आकार निश्चित रूप से प्रभावित होता है। लेकिन नीचे का जो पत्थर जिस तौर पर है उसके आकार के तौर पर ऊपर का पत्थर उस पर प्रभावित कहलाता है। मतलब जैसा नीचे का पत्थर होगा उसी के अनुसार ऊपर का पत्थर भी उसी रूप आकार में भी पाया जाता है। लेकिन ऊपर के पत्थर के आकार पर नीचे के पत्थर के आकार में परिवर्तित नहीं पाया जाता, उस पर निर्भर नहीं रह पाता। यह सबसे निचले स्तर पर लगे पत्थर जीवों के उन लक्षणों के समान है जो जीवों के बृहत्तम वर्ग को निर्धारित करते हैं। बृहत्तम वर्ग को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। वे लक्षण जीव के दूसरे किसी भी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक लक्षण से स्वतंत्र होते हैं। संरचनात्मक क्या होता है, क्रियात्मक लक्षण से स्वतंत्र कहलाते हैं। लेकिन उसके बाद के स्तर के लक्षण पहले के स्तर के लक्षण पर तो निर्भर रहते हैं तथा बाद में स्तर के प्रकार का निर्धारित करते हैं। मतलब क्या करते हैं, पहले का जो लक्षण होता है दूसरे लक्षण पर निर्भर तो रहते हैं, लेकिन तथा बाद में स्तर के प्रत्येक को निर्धारित करते हैं। तथा क्या करते हैं, बाद में स्तर के प्रत्येक को निर्धारित करते हैं। ठीक इसी प्रकार जीवों के वर्गीकरण के लिए भी परस्पर संबंधित लक्षणों का एक पदानुक्रम बना लिया जाता है। इससे ठीक इसी प्रकार क्या होता है कि प्रत्येक प्रकार जीवों के वर्गीकरण के लिए भी परस्पर संबंधित लक्षणों का एक पदानुक्रम बना लिया जाता है। यहाँ बोला गया है कि जीवों के वर्गीकरण के लिए एक पदानुक्रम बना दिया जाता है, जिसके कारण उनके जीव का वर्गीकरण किया जा सकता है। वर्तमान में जीवों के वर्गीकरण के लिए कोशिका की प्रकृति से प्रारंभ करके विभिन्न परस्पर संबंधित अभिलक्षणों का दृष्टिगत रखा जाता है। आइए हम ऐसे लक्षणों पर विचार करें जिन लक्षणों के आधार पर जो जीवों का वर्गीकरण किया गया था, उनके आधार पर आइए देखते हैं कि उनका विचार कैसे किया गया। एक यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक समेत कुछ झिल्ली से घिरे कोशिकांग होते हैं, जिसके कारण कोशिकीय क्रिया अलग अलग कोशिकाओं से दक्षता पूर्वक होती जाती है। दक्षता पूर्वक अलग अलग कोशिका में दक्षता पूर्वक होती है। यही कारण है कि जिन कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग और केंद्रक नहीं होते उनकी जैव रासायनिक क्रियाएं अलग होती है। जिनके केंद्रक नहीं होते उनकी जैव रासायनिक क्रियाएं अलग तौर पर कहलाती है। इनका प्रभाव कोशिकीय रचना के सभी
पहलुओं पर पड़ता है। इनका प्रभाव क्या करता है? कोशिका के सभी रचनाओं तौर पर कोशिका रचनाएं के सभी पहलुओं पर पड़ता है। इसके अलावा केंद्रक युक्त कोशिकाओं में बहुकोशिकीय जीव के निर्माण की क्षमता होती है। क्या होता है कि कोशिकाओं की बहुकोशिकीय जीवों के निर्माण की क्षमता भी होती है। केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती है, क्योंकि वे किसी खास कार्य के लिए विशिष्टीकृत हो जाते हैं। उसके खास कार्य के लिए विशिष्टीकृत हो जाते हैं। इसलिए कोशिकीय संरचना तथा कार्य वर्गीकरण का आधारभूत लक्षण है। इसलिए क्या होता है कि कोशिका जो होता है कि संरचना एवं क्रिया कार्य वर्गीकरण के लिए, संरचना और कार्य वर्गीकरण के लिए जीव कोशिकाओं का जो बंटवारा हो जाता है उसका आधारभूत लक्षण कहलाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या कोशिकाएं अकेले पाई जाती है या फिर एक साथ समूह में पाई जाती है या विभाजन समूह में मिलती है। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो कोशिकाएं होती है वो इकट्ठी पाई जाती है या अकेला पाया जाता है। जो इनका विभाजन अविभाज्य समूह होता है उनके समूह में मिलती है। वैसी कोशिकाएं जो एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती है उसमें श्रम विभाजन पाया जाता है। वैसी कोशिकाएं जो जीव का निर्माण करती है उनका जो श्रम विभाजन है वो पाया जाता है। शारीरिक संरचनाओं में सभी कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती, बल्कि कोशिकाओं में समूह कुछ विशेष कार्यों के लिए विशिष्टीकृत हो जाते हैं। बोला गया है कि सभी जीवों का संरचनाएं एक साथ मतलब एक जैसा नहीं दिखता है, बल्कि कोशिकाओं में समूह कुछ विशेष कार्य के लिए विशिष्टीकृत हो जाते हैं। यही कारण है कि जीव की शारीरिक संरचना में कितनी भिन्नता होती है। इसी कारण क्या होता है कि शरीर की शारीरिक संरचना में इतनी भिन्नता भी पाई जाती है। अमीबा और एक कृमि की शारीरिक बनावट में अंतर होता है। कृमि की शारीरिक बनावट में दोनों में बहुत अंतर पाया जाता है। क्या जीव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्या जीव जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कि नहीं पूछ रहे हैं, तो हाँ बनाते हैं। स्वयं भोजन बनाने की क्षमता रखने वाले जीव तथा बाहरी भोजन पर निर्भर रहने वाले जीव की शारीरिक रचना में आवश्यक भिन्नता पाई जाती है। अब बोल रहा है कि जो स्वयं भोजन अपना जो बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के तौर पर और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है उनके बीच में जो शारीरिक जो संरचनाएं होती है वो भिन्नता पाई जाती है। जो जीव प्रकाश संश्लेषण करते हैं उन्हें पौधे कहा जाता है। पौधों की शारीरिक संगठन किस स्तर का है? जो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया समाप्त करते हैं उनको पौधे कहते हैं। और जो पौधे की शारीरिक संगठन होती है किस स्तर का होता है? पौधे का शारीरिक संगठन किस स्तर पर कहलाता है? इसी प्रकार जंतुओं में किसी तरह शारीरिक विकास विकसित होता है। जंतुओं में किसी तरह शारीरिक विकसित होता है और शरीर के विभिन्न अंग बनते हैं। शारीरिक विकसित होता है, शरीर विकसित होता है, विभिन्न अंग भी बनता है। इसके अलावा विभिन्न कार्यों के लिए विशिष्ट अंग कौन कौन से हैं? इसके अलावा क्या होता है कि जो विशिष्ट कार्य जो होते हैं कार्यों के लिए विशिष्ट अंग कौन कौन से हैं? ऊपर वर्णित प्रश्नों के माध्यम से यह समझा जा सकता है कि किस प्रकार विभिन्न लक्षणों के पदानुक्रम विकसित होता है। मतलब लक्षणों का पदानुक्रम जो लक्षण होता है वो किस प्रकार होता है। वर्गीकरण के लिए पौधों के शरीर के विभिन्न लक्षण किस प्रकार जंतुओं से भिन्न होता है। वर्गीकरण के लिए पौधों का जो शरीर के विभिन्न जो लक्षण होते हैं जो उनका वर्गीकरण जो वृद्धि होता है किस प्रकार जंतुओं से भिन्न होता है। जो मानव जो शरीर में जो वृद्धि होती है वो किस प्रकार भिन्न पाए जाते हैं। इसी कारण यह है कि पौधे का शरीर भोजन बनाने की क्षमता के अनुसार विकसित होता है, जबकि जंतुओं का शरीर बाहर से भोजन ग्रहण करने के अनुसार विकसित होता है। जंतु क्या होता है? शरीर जो होता है बाहर से भोजन ग्रहण करने की अनुसार विकसित होता है। और इसके अनुसार यह है कि पौधे की शारीरिक भोजन बनने की क्षमता के अनुसार विकसित होता है। जो भोजन ग्रहण करने के अनुसार जो शरीर जो विकसित होता है उसके पश्चात यही लक्षण वर्गीकरण के समय उपसमूह
यही लक्षण क्या होता है? वर्गीकरण के समय उप समूह और फिर पश्चात में बड़े समूहों में वर्गीकरण का आधार बनते हैं। यही लक्षण क्या होता है? वर्गीकरण के समय उप समूह और फिर पश्चात में बड़े समूह में वर्गीकरण का आधार बनते हैं। यहाँ पे बोल दिया है कि जो वर्गीकरण जो है, जिसके जो इन लक्षणों के आधार पर जो वर्गीकृत किया गया है वो उप समूह के तौर पर कहलाता है, और उसके बाद जो बड़ा रूप ले लेता है वो क्या कहलाता है? बड़े समूह में वर्गीकरण करता है। आज के लिए सिर्फ बस इतना ही, आज बस खाली इतना ही तक, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे 7.2 वर्गीकरण और जैव विकास। वर्गीकरण और जैव विकास किस तौर पर कराते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आशा करते हैं सभी कोई अपने घर पे अभी के तौर पर अपना घर पे ही समय व्यतीत करते होंगे अधिकतर। और दूसरी बात कि ज्यादा से ज्यादा समय आप लोग को क्या करना है कि पढ़ाई के तौर पर ही यूज करना है। इसलिए आप लोग को बोला जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा ध्यान आप लोग पढ़ाई के तौर पर करिए, नहीं तो मतलब अभी के समय में ऐसा हो रहा है कि अगर आप बाहर भी निकलते हैं तो आप लोग के लिए कठिनाई के तौर पर ही कहलाता है, आप लोग को बहुत घातक तौर पर कहलाता है। इसलिए आप लोग को बोला जा रहा है कि बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग की जरूरत पड़ ही रहा है तो ज्यादा से ज्यादा समय के लिए बाहर ना जाए, कुछ ही देर के लिए बाहर जाए, फिर तुरंत आप लोग घर रिटर्न हो जाए, ठीक। और घर से निकलने से पहले आप लोग अपने मास्क को अपने साथ रखें, ठीक। और घर आने के बाद अपने घर को मतलब अपने आप को सैनिटाइज करना ना भूलें, ठीक। इसीलिए आप लोग को बोला गया है कि अभी के समय ज्यादातर घर पे रहिए। लेकिन घर पे रहने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग को सिर्फ टीवी मोबाइल में ही व्यतीत करना है अपना समय। अपने समय को उपयोगी अनुसार पढ़ाई में भी यूज करना है। जो नहीं कर रहे हैं, जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं कि हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, चाहे पढ़ाई नहीं हो पा रहा, तो उन लोगों को कुछ नहीं करना है, बस खाली अपने पढ़ाई पे ध्यान देना और पढ़ाई करने बैठ जाना है, बस खाली कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो इसलिए आप लोग को बोला गया है। और दूसरी बात, जो रीडिंग का जो सेक्शन है, मतलब जो रीडिंग जैसे जिस तौर पर किया जाता है उसी तौर पे आप लोग रीडिंग कीजिए। इससे क्या होगा, आप लोग का रीडिंग सेक्शन भी और रीडिंग करने का जो क्षमता होता है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक। इसीलिए आप लोगों को बोला गया है कि क्लास होने से पहले एक बार रीडिंग, उसके बाद क्लास जब होता है तब रीडिंग, उसके बाद अंत में जब क्लास समाप्त हो गया, आपने जब वीडियो देख के क्लास कर लिया, उसके बाद भी आप रीडिंग कर सकते हो। उससे क्या होगा, आप लोग का रीडिंग ये स्पीड भी आप लोग का बढ़ जाएगा। अगर किसी को प्रॉब्लम होता है उनमें भी सुधार आ जाएगा, ठीक। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने अभी आप लोग सुरक्षित रहिएगा, ठीक है। थैंक यू।